तो हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, हमारी सीरीज जो है अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार्ट के 45 डेज के क्रैश कोर्स में गाइस आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे नंबर 21 पे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में गाइस हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसकी पीपीटी जो है, यानी कि जो लेक्चर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसका जो लिखा रहता है वो पीपीटी में आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहां पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और बाकी चीजें भी वहां पे आपको मिल जाती हैं, लाइक करंट अफेयर्स वो मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। बाकी कुछ अखबार वगैरह जो द हिंदू पेपर होता है वहां पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और एक चीज, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है गाइज, जहाँ पे हम डेली शाम को क्या करते हैं, क्विज डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक को लेके। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज दे देता हूँ, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्यों कि लास्ट में मैंने इसके आपको कुछ इस लेसन के रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करना नहीं भूलेगा। तो गाइज अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रूटीन चल रही है फर्स्ट डे से कि हम पहले एक जो है कोटेशन डिस्कस करते हैं। तो आज की कोटेशन है गाइज आपके सामने, ये कही है मार्कस ऑरेलियस ने। वो कहते हैं कि डोंट गो ऑन डिस्कसिंग व्हाट अ गुड पर्सन शुड बी, जस्ट बी वन। देखो, अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा इंसान बनना चाहिए बनना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमें ये डिस्कस नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, बल्कि हमें क्या करना है, अच्छा इंसान बन के दिखाना है। ठीक है गाइज, यू ऑल हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, यू डोंट हैव टू डिस्कस टू बी अ गुड पर्सन। ठीक है, आपको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के बाद आप इस बात को अपने दिमाग में उतार दीजिएगा गाइज, ठीक है। तो आओ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, तो उसकी डिमांड सबसे पहले कहां से आई। तो एक शख्स थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, ठीक है। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी इंडिया के, उसको शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने 1934 में क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया पहली बार। गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि वो कौन थे, एम.एन. रॉय। फिर 1935 में क्या होता है, अब उन्होंने कहा, उसके बाद आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बारी। उन्होंने भी अपनी क्या किया, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। फिर 1938 में इसी सीरीज में क्या हो जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, यानी कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम होना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी के इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस बेस पे इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गाइस क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो अब ये जो डिमांड थी, जो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने की, तो फिर ये डिमांड को आखिरकार एक्सेप्ट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसको अगस्त ऑफर कहा जाता है 1940 का, ठीक है। तो 1942 में क्या होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, आपने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, अभी हम जो हमारा टॉपिक है उस पर ही स्टिक करेंगे। तो 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या बोलते हैं, जो कैबिनेट के एक मेंबर होते हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं, वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो आप मुझे यहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला, यानी कि उसका एंड कब हुआ। तो जो क्रिप्स प्रपोजल था, इसको मुस्लिम लीग ने क्या किया गाइस, मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाद में ये डिवाइड भी हो गए थे, ठीक है। एक ऑटोनॉमस डोमिनियन जो है उसको इंडिया बनाया गया था, दूसरे को क्या बनाया गया था गाइस, पाकिस्तान बनाया गया था। तो वो चाहते थे कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हों। तो फाइनली गाइस क्या होता है कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो है हमारे इंडिया में भेज दिया जाता है, ठीक है। जबकि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है, इसने क्या किया, इसने एक स्कीम को आगे लाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए,
विच मोर आर लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग, जिससे क्या हो गया, थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग को सेटिस्फैक्शन मिला। तो गाइज अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किस आधार पे बनाई गई थी, इसकी कंपोजिशन क्या थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी गाइज, इसको नवंबर 1946 में, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान ने स्कीम यहाँ पे फॉर्मुलेट की थी उसके अंदर तैयार किया गया। तो इस स्कीम के फीचर्स क्या थे, इसमें था कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कितनी थी, 389 थी। इसमें से जो है 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किए गए थे, और उसमें से 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। यानी कि प्रिंसली स्टेट क्या है, जहां पे राजे क्या करते थे, हुकूमत करते थे। तो गाइस जो 296 सीट्स जो हैं जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, उसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से लेने थे। ठीक है गाइस, उनमें से कौन सी थी, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल एंड आसाम। ठीक है, ये 11 वो थी, और जो 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर, और 4 जो मेंबर जो थे, ठीक है, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लेने थे। ठीक है, एक से एक लेना था। उनमें से कौन से थे गाइस, एक तो दिल्ली थी, ठीक है, एक अजमेर था, तीसरा था कोर्ग, एंड चौथी जो थी वो थी ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो इन 4 चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस से उन्होंने लेने थे। ठीक है, उसके बाद हर एक प्रोविंस में क्या था, और जो प्रिंसली स्टेट थी या जो ग्रुप ऑफ स्टेट थी, अगर जैसे कहीं पे छोटी छोटी स्टेट थी तो वहां पे ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाया गया था। ठीक है, उनको सीट्स अलॉट की गई थी, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, जितना उनका पॉपुलेशन होगा तो उस हिसाब से उनको क्या की गई थी, सीट अलॉट की गई थी। रफली देखा जाए तो एक सीट जो है कितने लोगों पे अलॉट की गई थी, अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन होगी, यानी कि 10 लाख जो पॉपुलेशन है उस पे उनको क्या की गई थी, एक सीट अलॉट की गई थी। ठीक है गाइज, और जो यहाँ पे क्या है, जो सीट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की गई थी तो उसमें से भी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी। वो कौन सी थी गाइज, मुस्लिम, सिख्स एंड जर्नल। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख। ठीक है, जर्नल में कौन थे, मुस्लिम और सिख के अलावा। इन प्रोपोर्शन उनको भी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया था गाइज, सीट्स जो है वो अलॉट की गई थी। जो रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक कम्युनिटी के, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, जर्नल कम्युनिटी हो, ठीक है, वो उस ही कम्युनिटी के मेंबर्स के बेस पे इलेक्ट होनी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वोटिंग जो होनी थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनकी वोटिंग होनी। तो गाइज अगर अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आपके लिए एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस तरह से इसका निकाला जाता है। और जो गाइज रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है, ये इनको नॉमिनेट किसने करना था, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे वो उन्होंने उनको नॉमिनेट करना था। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही क्लियर था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक कुछ इलेक्टेड इसमें कुछ मेंबर होने थे और कुछ पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर इसमें होने थे। ठीक है, आखिर में क्या होता है कि जो मेंबर जो होते हैं उनको इनडायरेक्टली मेंबर्स के जरिए क्या कहता है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के जरिए उनको इलेक्ट किया जाता है, हु देमसेल्व्स वेर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज, जिनको लिमिटेड फ्रेंचाइज के उस पर किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या होता है। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है गाइज वो कि जिसमें एजुकेशन के बेस पे, टैक्सेस के बेस पे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के बेस पे आप मतलब वोट कर सकते हैं, उसे कहते हैं गाइज लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो और इसमें क्या बताया गया कि जो इलेक्शंस जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को की थी, और जो 93 सीट्स जो हैं जो किसको दी गई थी, प्रिंसली स्टेट को दी गई थी। तो वो कब होंगे, 296 सीट जो है ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, वो इलेक्शन हेल्ड होंगे जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसमें उसने 208 सीट्स को जीता, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को जीता, और जो स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट जो थे उनको बाकी बची हुई 15 सीट्स मिली। ठीक है, जबकि जो 93 सीट जो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट को, ठीक है, वो फिल नहीं
की, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे, वो इससे अलग रहेंगे। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। लोग जो यहाँ पे क्या होती है, सॉरी गाइज एक मिनट, तो गाइज थोड़ा सा हो गया था। देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको डायरेक्टली इलेक्ट यहाँ पे नहीं किया गया था, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। तो जो असेंबली जो है उसमें हर एक जो सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, इंक्लूडिंग वुमेन जो थे इन सेक्शंस के, वो सब क्या है, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे। तो असेंबली में क्या था, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उस वक्त इंडिया की, ठीक है, महात्मा गांधी के अलावा, ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गाइज जो महात्मा गांधी जी हैं वो नहीं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो बाहर थे। तो गाइज इसमें है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पे उसकी पहली मीटिंग कब हुई, पहला काम उसने अपना कब स्टार्ट किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है गाइज, इसकी पहली मीटिंग जो है दिसंबर 9 1946 में होती है। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस मीटिंग को बाइकआउट किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया और वो एक बात पे अड़े रहे कि उनको पाकिस्तान की अलग स्टेट चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। तो ये मीटिंग सिर्फ 211 मेंबर्स के जरिए ही क्या हुई गाइज, 211 मेंबर्स ने ही इसको अटेंड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर जो थे, उनको इस असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, यानी कि फ्रेंच में भी इस तरह होता था। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो गाइज उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा को तो टेम्पररी बनाया गया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक परमानेंट इसका क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसी तरह क्या होता है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, इनको क्या बनाया जाता है, असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन हो गए गाइस, राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, दूसरे लफ्जों में इसको हम कह सकते हैं कि असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन गाइस, ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या हैं, यानी कि मैंने आपको, देखो मैं जब भी कोई चीज आपको पढ़ाता हूं तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकसद होते हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो इसका कोई मकसद है ना गाइस, यू हैव टू क्या करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे, 13 दिसंबर को क्या होता है, 1946 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया, असेंबली में लाया। ठीक है, इट लेड द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी, इसमें क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उस सब के बारे में इस पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लिखा हुआ था। गाइस देखो गाइस, इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव किया, कब किया। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या क्या थे। इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डिक्लेयर करेगी कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक क्या करेगी, अपने इसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा करेगी, बनाएगी। उसके बाद जिसमें क्या होगा, जितनी भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, जो टेरिटरी हैं जो अभी जिन्होंने क्या है, नो फॉर्म द इंडियन स्टेट्स को फॉर्म किया है। ठीक है, और जो दूसरे पार्ट हैं इंडिया के जो आउटसाइड इंडिया हैं, एज वेल एज द स्टेट अदर टेरिटरीज हैं, वो क्या होंगी, वो आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स हो, वो सब इंडिया की क्या होंगी गाइज, इंडिया की उसको बिल्कुल क्या माना जाएगा, यूनियन माना जाएगा। तो गाइज तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम ऊपर टेरिटरी बताई गई है, इंडिया की टेरिटरी कौन सी होगी, तो उसमें जो प्रेजेंट बाउंड्री होगी या जो अदर बाउंड्री होगी, उसको कौन डिटरमाइन करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको डिटरमाइन
करेगी। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिसमें पावर एंड अथॉरिटी जो है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर्गन जो है गवर्नमेंट के, वो किससे ड्राइव होंगे? सारे फ्रॉम द पीपल, यानी कि जो लोग हैं वही क्या होगी यहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी होंगी। जितनी भी पावर्स लोगों को लेनी होंगी, रिप्रेजेंटेटिव जो बनेंगे उनके, उनकी सारी पावर कहाँ से ड्राइव होगी? वो सब लोगों से ही ड्राइव होगी। और गाइज अगला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिसमें जो जितने भी यहाँ के हमारे लोग हैं, ठीक है, इंडिया के, उनको गारंटी दी जाएगी और उनके जितने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैं, इक्वल राइट जो स्टेटस है उनका, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन जो है, वो सब जो है क्या होंगे? उनको गारंटी दी जाएगी, उनको सिक्योर किया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव ये था जिसमें कि एडिक्वेट सेफगार्ड जो होंगे, माइनॉरिटीज जो हैं, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज जो हैं, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको एडिक्वेट सेफगार्ड्स मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो इंटीग्रिटी जो है हमारे टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक की और इसके सॉवरेन राइट्स जो हैं लैंड के, उन सबको मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो लैंड, सी, एयर होंगे, जस्टिस, और जो लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन होंगे, उन सबको क्या किया जाएगा गाइज? उन सबको मेंटेन किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। तो गाइज ये लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कि जो एनिशेंट लैंड जो है, ठीक है, जो ये अपने राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस है इसका पूरी दुनिया में, ठीक है, ये अपना फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूट करेगी हम अपने क्या करने, जो वर्ल्ड पीस है उसको प्रमोट करने में, और मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए ये काम करेगी। ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो था इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। तो उसके बाद ये 22 जनवरी, गाइस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको भी पूछा जाएगा, 1947 में क्या होता है कि वो इसको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मॉडिफाइड वर्जन जो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी से बना हुआ है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से वो इसको मॉडिफाई करके हमारा आज का प्रियम्बल बनाया गया है। तो गाइज फिर अगला है कि अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट के जरिए से क्या क्या चेंजिंग आई। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या क्या आया गाइज। तो इससे क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहे थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और 28 अप्रैल 1947 को जो 6 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, तो वो भी असेंबली के पार्ट बन गए। तो जब माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 को एक्सेप्ट किया गया कंट्री की पार्टीशन के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव थे बाकी प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने भी असेंबली में अपनी अपनी सीट्स ली। ठीक है, जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, इंडियन डोमिनियन के, उन्होंने भी असेंबली में क्या किया, एंटर किया। तो जो गाइस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसने असेंबली की पोजीशन में 3 चेंजेस लाई। सबसे पहली चेंज उसने क्या लाई, उसने इसको एक फुली सावरन बॉडी बनाया जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है। ठीक है, और ये एक्ट क्या बोलते हैं, इम्पावर करता है कि वो किसी को भी एब्रोगेट कर सकती है या चेंज कर सकती है किसी भी लॉ को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंस एक्ट ने दूसरा क्या काम किया, इसने जो असेंबली थी उसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया, यानी कि वो लॉ बना सकती है। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 सेपरेट फंक्शन जो है इस असेंबली को दिए गए। ठीक है, एक क्या था, हमारे फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी लॉ थे कंट्री के लिए उनको लागू करना। यहाँ पे इन 2 टास्क को उन्होंने अलग अलग दिन पे परफॉर्म किया। ठीक है, इसलिए असेंबली जो है फर्स्ट पार्लियामेंट, यानी कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया क्या था, वो था गाइज असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसे कहते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। तो जब कभी क्या होता था, जब कभी असेंबली मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइज ये याद रखना कि जब कभी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह ये असेंबली मिलती थी, इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, मीटिंग होती थी, तब इसको चेयर करते थे जीवी मावलनकर। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन जो है कंटिन्यू चलते रहे 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया। जब क्या हो गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ठीक है,
अभी जो पाकिस्तान में जो एरिया आ गया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रू कर दिया, चले गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। तो कंसिक्वेंटली क्या हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता जो टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की, ठीक है, वो नीचे आती गई, 299 पहुंच गई, 389 ओरिजिनली थी, ठीक है, जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर फिक्स की गई थी, 389 स्ट्रेंथ। उसके बाद जब वो सारे चले गए तो स्ट्रेंथ बच गई हमारे पास 299। तो इसके बाद क्या होता है गाइज, देखिए गाइज, फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को छोड़ देते हैं, ठीक है। आहिस्ता क्या होता है कि 389 जब कैबिनेट मिशन ने मेंबर फिक्स किए थे 389 थे, उसके बाद जब है 299 ये बच जाते हैं, ठीक है, जब पाकिस्तान के मेंबर यहाँ से विड्रू कर लेते हैं। और जो इंडियन प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, तो उसके पहले 296 मेंबर थे और उसके बाद वो बच के कितने हो जाते हैं, 229 हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ की, उसके 93 मेंबर थे, तो वहां से घट के 70 बच जाते हैं। जो बाकी यहाँ से घट जाते हैं तो पाकिस्तान के मेंबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विड्रू कर लेते हैं। तो अब दूसरे क्या फंक्शन किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, इसने क्या कर दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ इसने जो ऑर्डिनरी लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनको भी परफॉर्म किया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने इंडिया की जो मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ में, इनमें 1949 में उसको रेटिफाई किया। इसने नेशनल फ्लैग को 22 ये जो है 22 जुलाई 1947 को क्या किया, इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को इसने अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जिसे कहते हैं, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला प्रेसिडेंट बनाया, कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये सब काम किसने किए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो अब गाइस पूरी तरह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, इसमें पूरे 11 सेक्शंस होते हैं, 2 साल तक जो चलते हैं, 11 मंथ 18 डेज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर्स लगते हैं, ठीक है, 11 मंथ्स लगते हैं और 18 डेज लगते हैं, ठीक है गाइज। 2 साल 11 महीने 18 दिन, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 3 साल बोल सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, मगर एग्जैक्टली आपको याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन ही होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं, उन्होंने 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया, ठीक है। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी ड्राफ्ट करने में 114 डेज लगे, ठीक है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 64 लाख लगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेक्शन होता है, फाइनल सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इट हाउ डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यू एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका खात्मा नहीं हो जाता है, बल्कि ये प्रोविजनल पार्लियामेंट बन जाता है इंडिया का 26 जनवरी 1950 से लेके जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं है गाइस। तो आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 1952, जब 1951 और 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, तो उसके बाद नया पार्लियामेंट को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो अब थोड़ा इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन मेंबर्स थे उसके। देखो, जो कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें से एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी, स्टीयरिंग कमेटी, अलग अलग कमेटीज के नाम थे। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, जिसको 29 अगस्त 1947 को तैयार किया गया, ठीक है। ये एक ऐसी कमेटी थी जिसने इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का टास्क लिया, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स थे। कितने थे गाइस, 7 इसके मेंबर्स थे। पहला मेंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड गोपाला स्वामी अयंगर। देखो गाइस, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जाता है और पूछा जा चुका है और आपको भी आगे भी पूछा जाएगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, इनमें से कौन, ऑप्शन दिए रहते हैं, वहां पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन उसके मेंबर नहीं थे या कौन थे, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सईद मोहम्मद सदाउल्ला एंड माधव राव। उसको रिप्लेस किया गया था, पहले बी.एल. मिट्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी, उन्होंने डी.पी. खातान को रिप्लेस किया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। तो गाइज ये 7 मेंबर जो थे
किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। तो गाइज फिर क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है वो ये प्रपोजल को कंसिडरेशन में लेने के बाद वेरियस कमेटीज की जो वो होती है, तो पहला ड्राफ्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तैयार करती है। इसको फरवरी 1948 में पब्लिश हो जाता है। ठीक है, जो लोगों के मतलब कि जो इंडिया के लोग होते हैं उनको 8 महीने दिए जाते हैं कि वो इस ड्राफ्ट को क्या करें, डिस्कस करें और इसमें कुछ अमेंडमेंट को प्रपोज करें। ठीक है, मतलब कि जब फिर लोगों के कमेंट्स को, क्रिटिसिज्म को, सजेशन को देख के ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये अपना सेकंड ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करती है, जो अक्टूबर 1948 को पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 6 महीने से कम टाइम लगाती है इसको प्रिपेयर करने में। इन ऑल इट सेट फॉर पूरे मतलब के 141 डेज तक बैठती है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीछे तो सर ने हमें 114 डेज बताए, अब हमें सर यहाँ पे 141 डेज बता रहे हैं। देखो ये डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि 141 डेज में ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था 114 डेज में, तो 114 डेज तक ये पूरी कमेटी जो है बैठी थी इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब तो गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कब होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो है इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है नवंबर 4 1948 को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इसकी फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो जनरल असेंबली जो है एक डिस्कशन करती है इसके ऊपर 5 डेज तक। ठीक है, अगर 4 को 5 डेज करेंगे तो डे हो जाएंगे 9। ठीक है, नवंबर 9 तक इसके ऊपर डिस्कशन चलती है। फिर सेकंड रीडिंग इसकी होती है, इसको क्लास बाय क्लास इसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है। वो नवंबर 15 1948 को ही स्टार्ट हो जाती है और 17 अक्टूबर 1949 इनको एक साल लग जाता है यहाँ पे इसको पढ़ने में। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें 7653 अमेंडमेंट्स यहाँ पे इसमें प्रपोज की जाती हैं और जो एक्चुअली डिस्कस की जाती है यहाँ पे 2473 गाइस, आपको ये नंबरिंग याद रखनी जिसमें आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, और जो थर्ड रीडिंग होती है, ठीक है, वो नवंबर 14 1949 को कब होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोशन मूव करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेटल किया गया है असेंबली के जरिए इसको पास किया जाए। फिर जो मोशन जो होता है जो भीमराव अंबेडकर लेके आते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इस पे सिग्नेचर ले जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। ठीक है, टोटल 299 मेंबर होते हैं असेंबली के, जिसमें से 284 एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं उस दिन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करते हैं। गाइस याद रखना कि 299 टोटल मेंबर होते हैं, उसमें से 284 ही वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर क्या होता है, ये डेट जो है हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन करी गई है। ठीक है, ऑन विच द पीपल ऑफ, देखो जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कौन सी डेट्स को मेंशन किया गया है, वो है गाइस हमारे पास अडॉप्ट कब किया गया, ठीक है, इनेक्ट कब किया गया, और ये हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर दिया, इसमें क्या था 395, एक इसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है गाइस, याद रखिएगा कि इसमें एक प्रियम्बल था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आज जो है वो आप अभी हम आगे देखेंगे कि आज कितने हैं। जो प्रियम्बल जो है इसको जब इनेक्ट किया गया था, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, इनेक्ट हो गया था, उसके बाद हमारे इस प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था। इस पे एक अलग वीडियो बनेगी, वो देख लीजिएगा। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं उस वक्त के लॉ मिनिस्टर होते हैं, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को उठाने का मतलब कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनको उनके लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर, जो शेड्यूल्ड कास्ट का लीडर था,
इसको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भी कहा जाता है और इसको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ। ठीक है, हम लोगों पे ये लागू कब हुआ। तो कुछ प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल्स आपको याद रखने कि कौन से आर्टिकल जो हैं 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है गाइज। तो बाकी ये आर्टिकल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब उसी दिन लागू हो गए थे अपने आप ही। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रोविजन जो है, जो मेजर पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के उस पे भी मनाते हैं। अब देखिए ये दिन जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट क्या है? 26 जनवरी 1950, और इसको रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी जो है इसको क्यों चोज किया गया था इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। आओ देखते हैं कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइस इस दिन क्या हुआ था कि 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि पूरे हम अब क्या हैं? स्वराजी हैं। ठीक है, लाहौर सेक्शन के बाद दिसंबर 1929 में लाहौर सेक्शन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद जनवरी 26 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के साथ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, विद ऑल एनेक्ट्समेंट अमेंडिंग सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट्स वर रिपील्ड। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है हम सब पे, जो पुराने एक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब एक्ट जो है रिपील हो जाते हैं। ठीक है, और जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949 ये कंटिन्यू ही रहता है। ठीक है, तो देखो अब ये थोड़ा क्रिटिसिज्म के बारे में इसका जानते हैं। क्रिटिसिज्म भी किया गया, तो क्रिटिसाइज तो क्रिटिक्स तो देखो हर जगह पे होते हैं। क्रिटिक्स जहां भी देखो क्रिटिसाइज करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो अब वो किस बेस पर क्रिटिसाइज करते हैं? वो कहते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? वो कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि जो मेंबर जो थे इनको डायरेक्टली जो है क्या किया गया था? इलेक्ट नहीं किया गया था लोगों के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इसको डायरेक्टली इलेक्ट लोगों ने नहीं किया था। फिर दूसरा है कि ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। गाइस क्या है? ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर, किस पे गाइस? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर इसको क्रिएट किया गया था। आगे फिर वो क्या कहते हैं कि इसने जितने भी सेक्शंस हैं इसके, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन पे ही किए थे। फिर किस तरह से ये सॉवरेन बॉडी हो गई? फिर अगला कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है। क्या कहते हैं गाइस? कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसने बहुत टाइम लिया है। ठीक है, तो टाइम आपको पता ही है कि इसने कितना टाइम लिया है। तो कुछ लोग इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ठीक है, तो अगला है कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अगला क्या क्रिटिक्स किया गया इसका? इसको कांग्रेस ने ही डोमिनेट किया है। ठीक है, कहते हैं कि एक का नाम है ग्रेवेनाइल ऑस्टिन। ये ग्रेवेनाइल क्या है गाइज? ग्रेवेनाइल ऑस्टिन जो हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेरिका के एक्सपर्ट हैं। ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ये एक वन पार्टी बॉडी थी। ठीक है, एक ही पार्टी की बॉडी थी। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कंट्री की पार्टी थी। ठीक है, वो कौन थी गाइज? वो थी कांग्रेस की पार्टी। तो अगला है कि लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ठीक है, यहां सिर्फ लायर पॉलिटिशियन का ही डोमिनेशन है। ठीक है, इसको मेंटेन किया गया। ये कहा गया, क्रिटिक्स इसके क्या कहते हैं? इसमें क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इसके सेशन जो हैं सोसाइटी के, वो सफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो अगला है गाइस डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, कहते हैं कि इसको हिंदूज ने ही डोमिनेट किया है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, उनमें से एक का मैं यहां पे आपको नाम लिख दूं, लॉर्ड विस्काउंट साइमन।
ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ये कहते हैं कि इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज, ये हिंदूज की एक बॉडी है, ठीक है। इसी तरह दूसरे हैं विंस्टन चर्चिल, ये कमेंट करते हैं, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया में थी, उससे इसको बनाया गया था, ठीक है गाइज। तो गाइज अब कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी याद रखिएगा कि एलिफेंट जो है इसको अडॉप्ट किया गया है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सील थी, तो उसको सिंबल इसका एलिफेंट अडॉप्ट किया गया था। BN राव जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ठीक है, लीगल एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो HVR अयंगर ये सेक्रेटरी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। SN मुखर्जी ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल के, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, गाइस याद रखेगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैंड रिटन था, यानी कि हाथ से लिखा था, ठीक है। किसमें? फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था, किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन जो है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन जो है इसको ब्यूटिफाई किया गया था, सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था। कुछ आर्टिस्ट ने शांति निकेतन के थे, उसमें नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा थे। बियोहर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफ्ड बाय, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफ किया था उसको ब्यूटिफाई किसने किया था? बियोहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। जो कैलीग्राफी जो इसको हिंदी वर्जन में लिखा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किया था वसंत कृष्ण वादिया ने, ठीक है। वो एलिजेंट डेकोरेटेड थे और उन्होंने इल्यूमिनेट किया था किसको? इसने नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने हिंदी जो कैलीग्राफी थी उसको क्या किया था? इल्यूमिनेट किया था, और वसंत कृष्ण वादिया ने इसको हिंदी में लिखा था। तो गाइज अब है हमारे कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पास करके इसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की वो किससे कंप्राइज्ड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 292 मेंबर थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के 4, ये ऑप्शन है, आप इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, फिर इसके आंसर को गाइस देखिएगा। देखो गाइस, ये है आपके सामने इसका आंसर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो किससे कंप्राइज थी? 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, 4 जो चीफ कमिश्नर्स थे, और 93 जो है प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। तो अगला क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, जो इनॉग्रल सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसके चेयरमैन कौन थे? पहला ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर, अगला डॉक्टर राजेंद्र था, तीसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा सरदार पटेल। इसका आंसर आपको आता है, नहीं आता है तो इसका आंसर वीडियो को पास करके आगे देखिएगा। देखो गाइस, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेशन किया गया था उस वक्त उसके टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि परमानेंट जो चेयरमैन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो किसको बनाया गया था? तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कौन सी कमेटी जो है जिसको जवाहरलाल नेहरू चेयर करते हैं? स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, चौथा ऑप्शन है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसका आंसर देकर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देके फिर आप आंसर को देखिएगा। तो गाइज इसका आंसर है यूनियन पावर्स कमेटी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन है गाइज आपके सामने कि इनमें से कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था? सर फिरोज खान नूर, सर जफरुल्लाह खान, डॉक्टर जयशंकर, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सर फिरोज खान नूर, जफरुल्लाह खान, जयशंकर, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो गाइज ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, किसने कहा था कि गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट किया जाएगा, वो एजेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, किसने कहा था गाइज? इसका आंसर देखते हैं। ये किसने कहा गाइज? ये कहा था टीटी कृष्णामाचारी ने। टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा था
कि जो गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होगा। ये किसने कहा था? टी कृष्णा मचारी ने कहा था। एंड गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, कुछ नई चीज सीखने को मिली, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें। और हाँ, एक बात है, टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, पहले भी मैंने कहा। और अगर आप कोई क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे क्विज मिल जाते हैं। तो गाइस एंजॉय कीजिए। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।